Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover the part 3rd of the topic Modern Empire from the घटना चक्र बुक. लास्ट सेशन में बच्चों हम लोगों ने लास्ट मोमेंट पे इस पॉइंट को कवर किया था. एक बार फिर से हम देख लेते हैं. Name of the 5 provinces of the modern empire is found on the Ashokan inscriptions. वो कौन कौन से modern empire के टाइम में 5 provinces थी जिनके बारे में अशोकन इंस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलता है और उनकी राजधानी क्या थी. उससे पहले आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग एक पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए चले. आप देखिए इंपॉर्टेंट बातों को जो है नोट करते हुए इससे चलते चलना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी जो यहाँ पे आपको आती होंगी और जो चीज़ें नहीं आती वही आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी, क्योंकि वो चीज़ें आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी हैं और हो सकता हो कि आने वाले एग्जाम में उन्हीं पॉइंट से जो है आप क्वेश्चंस आ जाए. चलिए अब देख लेते हैं वो कौन कौन से 5 प्रोविंसेस थे. उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, अवंतीरथ जिसकी राजधानी उज्जैनी, कलिंग कैपिटल इसका तोशली, दक्षिणापथ इसका कैपिटल स्वर्ण नगरी एंड प्रज्ञापथ जो है उसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी. उसके बाद हम लोगों ने मेगास्थनीज के बारे में पढ़ा था और ये चीज़ आप लोग को पता है कि इंडिका बुक जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है. मेगास्थनीज यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वो कहाँ के हिस्टोरियन थे. ये ग्रीक हिस्टोरियन थे मेगास्थनीज, जो कि 4th सेंचुरी BC में भारत आते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हुम, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेल्यूकस निकेटर. देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गया कि ये किसके रिप्रेजेंटेटिव थे, किसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भारत आते हैं मेगास्थनीज. तो सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर या फिर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मेगास्थनीज जो है भारत आते हैं. दूसरा क्वेश्चन, मेगास्थनीज वॉज ग्रीक हिस्टोरियन, और यहाँ पे कोई और नाम दे देगा तो ध्यान रखिएगा मेगास्थनीज जो है एक ग्रीक इतिहासकार थे. तीसरे बात, मेगास्थनीज के द्वारा जो है एक बुक लिखा गया है जिसका नाम है इंडिका. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखिए GS में भी क्वेश्चन पूछता है और अगर बुक्स एंड ऑथर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ ले, टॉपिक आ जाए, तो वहाँ भी आपको मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखा गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है. He has written about the contemporary India and also about the Chandragupt's reign in his book entitled. ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने देखा कि इंडिका जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है. दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंडिका जिसे मेगास्थनीज ने लिखा है उसमें किस चीज के बारे में मेगास्थनीज ने बताया है. तो चंद्रगुप्त का जो पीरियड था, चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त के पीरियड के समय उनके रीन के बारे में और उस समय का भारत कैसा था, कंटेम्प्रेरी इंडिया कैसा था, उसके बारे में इंडिका में बताया गया है. चलिए अब इन बातों को तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देख लिया था. अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं. आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितनी भी लेक्चर्स आप लोगों को पहले प्रोवाइड किए गए हैं उन लेक्चर्स को जितना पॉसिबल हो सके अपने फ्रेंड सर्किल में आप लोग शेयर कीजिएगा बच्चों. चलिए उसके बाद हम लोगों ने एक और पॉइंट पढ़ा था कि मेगास्थनीज ने जो है मॉडर्न सोसाइटी को 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था. इसको याद रखिएगा कि मेगास्थनीज ने मॉडर्न सोसाइटी को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया था बच्चों, 7 कैटेगरी में. पहला फिलोसफर, दूसरा फार्मर, तीसरा हर्ड्समैन, चौथा आर्टिशन, 5वां मिलिट्री और सोल्जर, 6th ओवरसियर्स और स्पाइस, 7th एसेसर्स. इन 7 कैटेगरीज में एक क्वेश्चन बन सकता है. 2 क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि मेगास्थनीज डिवाइडेड मॉडर्न सोसाइटी इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज. तो 7 कैटेगरीज. ये क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में आया भी हुआ है. दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि किसके द्वारा मॉडर्न सोसाइटी को 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, और उन 7 कैटेगरीज के नाम भी दे देंगे आपके सामने. फिलोसफर, फार्मर, हर्ड्समैन, आर्टिशन, मिलिट्री एंड स्पाइस एंड एसेसर्स. तो बच्चों मेगास्थनीज ये नाम आप याद रखिएगा. अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है और नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. अब देखिए मेगास्थनीज ने जो है भारत में उस समय स्लेवरी के बारे में नहीं कुछ लिखा था. जस्ट वेट. Megasthenes does not mention slavery in India. According to him, no one could marry outside his caste and no one could
टू एन ऑक्यूपेशन अदर देन द वन फिक्स्ड फॉर हिज कास्ट। अब देखिए मेगास्थनीज ने जो है स्लेवरी के बारे में मेंशन नहीं किया था। दूसरा पॉइंट जो है मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति अपनी जाति के बाहर जो है विवाह नहीं कर सकता था। दूसरा चीज हर पर्टिकुलर कास्ट के लिए जो है पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन जो है उस समय फिक्स था। तो वही लिखा हुआ नो वन कुड टेक टू एन ऑक्यूपेशन अदर देन द वन फिक्स्ड फॉर हिज कास्ट। देखिए एक पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखिएगा कि अपनी जाति के बाहर कोई भी व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता था। दूसरा पॉइंट कि इस किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन फिक्स किया गया था, तो उस ऑक्यूपेशन के अलावा वो व्यक्ति कोई और जॉब नहीं कर सकता था। तीसरा पॉइंट, अब उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, मॉडर्न एम्प्रेस प्लेड a major role in the development of culture, art and literature। अभी जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ आगे की तरफ मूव करेंगे वहां पे जो है आर्ट, कल्चर, लिटरेचर के बारे में देखा जाएगा, देखेंगे हम लोग। मॉडर्न एम्पर प्लेज अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, आर्ट एंड लिटरेचर। चंद्रगुप्त's empire spread over the Iran in the northwest to present from North Karnataka in the south। देखिए जब आप देखिए यहाँ पे इंडिया का मैप तो मैं लेकर के नहीं आई हूँ, बट ध्यान रखिए आप लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी बच्चों को थोड़ा थोड़ा अंदाजा होगा इंडिया के मैप के बारे में। ध्यान रखिए तो क्या लिखा हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पायर था वो ईरान, ओवर द ईरान तक जो है स्प्रेड ओवर फ्रॉम ईरान इन द नॉर्थ वेस्ट टू द प्रेजेंट नॉर्थ कर्नाटका इन द साउथ। ठीक है, ये ध्यान रखें। ये पॉइंट मैंने जो है आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बच्चों बताया था। जैसे थ्योरेटिकल पार्ट हम लेकर के वहां पे जो मैप के थ्रू जो है सभी चीजों को हम पढ़ेंगे। भाग एंड बाली वर द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इन द एंशिएंट इंडिया। ये एक लाइन जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से भी सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है और ऑप्शन में यही मेंशन किया हुआ था कि भाग और बाली क्या चीज है। तो याद रखिए सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, ये जो है सही आंसर है आपके सामने। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया आप लोगों को पता है, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है। अब देखिए अर्थशास्त्र के मुताबिक किंग वॉज द ओनर ऑफ द लैंड। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र हु वॉज द ओनर ऑफ द लैंड, तो किंग वॉज द ओनर ऑफ द लैंड। ये याद रखिएगा बच्चों, हर एक पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ही हैड अ शेयर इन प्रोड्यूस फ्रॉम द लैंड, दिस टैक्स वॉज नोन एज भाग, वेयर एज बलि वॉज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। देखिए यहाँ पे अगर दोनों साथ में पूछता है भाग एंड बलि क्या सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। अब देखिए राजा की अगर हम बात करते हैं, ही हैड अ शेयर इन द प्रोड्यूस फ्रॉम द लैंड, ये जो भी लैंड्स जो प्रोड्यूस आता था उसमें उसका जो है कुछ पार्ट आप कह सकते हैं राजा के पास जाता था जिसे हम भाग कहते हैं। और सोर्सेज बाली वॉज ऑल्सो आ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद देखिए बच्चों एग्रोनोमई के बारे में हम देखते हैं। एग्रोनोमई कौन थे, एग्रोनोमई बच्चों डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे। देन शुल्काध्यक्ष की बात करते हैं, यूज टू कलेक्ट वेरियस ट्रेड एंड सर्विस टैक्स। अब देखिए शुल्काध्यक्ष, शुल्क का मतलब आप लोग को पता है टैक्स, ठीक है। एग्रोनोमई कौन था, एग्रोनोमई जो है वो मॉडर्न पीरियड में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे। उसके बाद हम शुल्काध्यक्ष की बात करते हैं, यूज टू कलेक्ट वेरियस ट्रेड एंड सर्विस टैक्स। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा शुल्काध्यक्ष का रोल क्या था, या फिर हु यूज टू कलेक्ट वेरियस ट्रेड एंड सर्विस टैक्स ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, तो ये जो है शुल्काध्यक्ष का काम था। उसके बाद पूछ लेगा क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को जो है मॉडर्न पीरियड में क्या कहा जाता था, एग्रोनोमई जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को कहा जाता था। देन अक्राध्यक्ष की हम बात करेंगे, कंट्रोल माइंस, तो माइंस को कंट्रोल कौन करता था, अक्राध्यक्ष जो है माइंस को कंट्रोल करता था। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स है मॉडर्न पीरियड के समय के, जिसको आपको अपने माइंड में रखना बहुत जरूरी है। बिकॉज यूपीएससी, यूपीपीसीएस एंड अदर स्टेट पीसीएस, इवन आप कह सकते हैं एसएससी और कोई भी वन डे एग्जाम हो वहां पे आपको ये देखने को मिलेंगे जनरल साइंस में। एग्रोनोमई कौन था, शुल्काध्यक्ष कौन का रोल क्या था, देन अक्राध्यक्ष का रोल क्या था। अक्राध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं ये क्या थे, ये दे कंट्रोल्ड माइंस। द मेंटेनेंस ऑफ क्राउन लैंड वाज डन बाय सीताध्यक्ष। देखिए सीताध्यक्ष 2013 या 14 के यूपीपीसीएस में सीता के बारे में पूछा था कि ये सीता क्या है। अब यहाँ से जो है जिन बच्चों को नहीं पता होगा, जिन बच्चों ने अभी इतिहास को नहीं पढ़ा होगा, तो वो जो है सीता को यहाँ से जो है राम और सीता को में भी हो सकता हो जोड़ दे।
रेवेन्यू कलेक्टेड थ्रू दिस टैक्स वॉज नोन एज सीता। देखिए द मेंटेनेंस ऑफ द क्राउन लैंड वॉज, देखिए जो क्राउन लैंड था उसका जो मेंटेनेंस था वो कौन कर रहा था, वो सीता अध्यक्ष कर रहा था मॉडर्न पीरियड में। और जो रेवेन्यू जो है इस टैक्स से कलेक्ट होती थी उसको हम क्या कहते थे, सीता कहते थे बच्चों। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी हम PYQs जैसे देखेंगे आपको देखने को मिलेगा 2013 के और 2014 के UPPCS में क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ सीता ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। रेवेन्यू कलेक्टेड थ्रू दिस टैक्स कॉल्ड एज सीता। और जो क्राउन लैंड का जो मेंटेनेंस था वो सीता अध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा था बच्चों। रेवेन्यू कलेक्शन वाज रेगुलेटेड बाय समर्थ इन मौर्यन मिनिस्ट्रियल काउंसिल। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अलग अलग चीजों का देखिए, शुल्काध्यक्ष कोई टैक्स कलेक्ट कर रहा था, अर्काध्यक्ष कोई और किसी और टैक्स को कलेक्ट कर रहा था, देन शीताध्यक्ष का काम कुछ और था। उसके बाद रेवेन्यू कलेक्शन वाज रेगुलेटेड बाय, अब जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था उसका रेगुलेशन कौन कर रहा था, उसका रेगुलेशन जो समर्थ के द्वारा किया जा रहा था। यहाँ से भी प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन पूछा हुआ इन द मॉडर्न मिनिस्ट्रियल काउंसिल। देन अंतपाल की हम बात करेंगे। जब थियोरेटिकल पार्ट आएगा बच्चों हमारा, तो उस लेक्चर को देखना मत भूलिएगा, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न पीरियड एंशिएंट हिस्ट्री से। अंतपाल की हम बात करते हैं। अंतपाल लुक्ड आफ्टर द बॉर्डर फोर्ट्स वाइल द प्रदेश था वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कमिश्नरीज। ये सभी पॉइंट्स जो जितने भी आपको कुछ टेक्निकल शब्द देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि अंतपाल का क्या काम था। अंतपाल जो है बॉर्डर फोर्स को देख रहा था। देन प्रदेश था का क्या काम था, ही वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कमिश्नरीज। मौर्यन ऑफिसर पौतवाध्यक्ष वॉज इन चार्ज ऑफ वेट्स एंड मीजर्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, पौतवा अध्यक्ष का क्या काम था पूछ रहा है यहाँ पे आपके सामने। आप देख सकते हैं शुल्काध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, अर्काध्यक्ष। देन हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, हम लोगों ने अर्काध्यक्ष के बारे में पढ़ा था, एग्रोनोमी के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने सीता के बारे में पढ़ा, समर्थ के बारे में पढ़ा। अब हमारे सामने आता है पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष का काम क्या काम था, मॉडर्न ऑफिसर पौतवाध्यक्ष वॉज इंचार्ज ऑफ वेज एंड मीजर्स। वेज एंड मीजर्स का इंचार्ज कौन था, पौतवाध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। वाइल पांड्याध्यक्ष वॉज इन चार्ज ऑफ द कॉमर्स डिपार्टमेंट। देख सकते हैं आप, पौतवा अध्यक्ष जहां वेज एंड मीजर के इंचार्ज थे, वहीं पांड्याध्यक्ष की बात करते हैं वॉज द इंचार्ज ऑफ द कॉमर्स डिपार्टमेंट। तो पांड्याध्यक्ष क्या थे, इंचार्ज थे कॉमर्स डिपार्टमेंट के। आप लोगों को शायद याद करने में मुश्किल हो तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक चार्ट के फॉर्म में आप लोग एक पेपर पे बना लीजिए कि पौतवा अध्यक्ष का क्या काम था, पांड्या अध्यक्ष का क्या काम था, देन शुल्का अध्यक्ष का क्या काम था, सीता अध्यक्ष, इन सबों के क्या रोल है मॉडर्न पीरियड में। इसको आप एक चार्ट के फॉर्म में बना करके नोट कर लीजिए, जहां भी आप पढ़ते हैं वहां पे जो है उस रूम में इसको स्टिक कर लीजिए। देन सुनाध्यक्ष की हम बात करते हैं, वॉज द चीफ ऑफ द स्लॉटर हाउस। उस समय भी स्लॉटर हाउस हुआ करते थे, उसका जो है चीफ कौन था, सुना अध्यक्ष जो है उसका चीफ था। देन पंकुडा का सन्निरोधे was a penalty in modern administration for throwing dirt or causing mud and water to collect on the roads। आप देख सकते हैं कि पेनाल्टी भी जो है मॉडर्न पीरियड में लगाई जाती थी अगर आप रोड पे डर्ट थ्रो कर रहे हैं, कॉजिंग मड एंड वाटर टू कलेक्ट ऑन द रोड, तो इन सबों के लिए जो है पेनाल्टी लगाई जाती थी। उस पेनाल्टी को क्या कहते थे बच्चों, पंकुडा का सन्निरोध है। ये जो है एक पेनाल्टी था, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा नाम बोलने में डिफिकल्टी हो रही है। उसके बाद हम बात करते हैं धर्म स्थायी स्थिर की हम बात करते हैं बच्चों। अर्थशास्त्र मेंशंस 2 टाइप्स ऑफ कोर्स। अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ, पहली चीज तो आप लोग को एक बार फिर से मैं रिकॉल करा दूं, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, चाणक्य के द्वारा लिखा गया। मेगास्थनीज किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों, इंडिका। मेगास्थनीज के द्वारा क्या लिखा गया है, इंडिका लिखा गया है। ये सभी चीजें आप लोगों को याद रखनी बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये दो बुक्स जो है मॉडर्न पीरियड में हम जो देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पूछा हुआ है क्वेश्चन की अर्थशास्त्र में कितनी प्रकार के
कोर्ट्स के बारे में मेंशन किया गया है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोर्ट्स आर मेंशन इन द अर्थशास्त्र, तो 2 प्रकार के कोर्ट्स के बारे में मेंशन किया गया। चलिए उसके बारे में देखते हैं क्या नाम लिखा हुआ है। पहला है धर्मस्थीय विच इज एनालॉगस विद द मॉडर्न सिविल कोड। देखिए धर्मस्थीय जो है आज के समय का जो सिविल कोड है उसके बराबर का रूल उसके बराबर का काम करता था। वहीं कंटका शोधना विच इज एनालॉगस टू द मॉडर्न क्रिमिनल कोड। देखिए कंटक शोधन जो है क्रिमिनल कोड आज के समय में प्रेजेंट में जो है क्रिमिनल कोड के बराबर है, और धर्मस्थीय जो है सिविल कोड के बराबर है। धर्मस्थीय जो है किसके बराबर बच्चों, सिविल कोड के बराबर है, और कंटक शोधन जो है मॉडर्न क्रिमिनल कोड के बराबर है। देखिए अभी मैं स्क्रीन को क्लियर करी और आप लोग जो है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अर्थशास्त्र में कितनी प्रकार के कोड्स के बारे में मेंशन किया गया है। धर्मस्थीय जो कि मॉडर्न सिविल कोड के बराबर है, और कंटक शोधन जो है मॉडर्न क्रिमिनल कोड के बराबर है। थोड़ी सी चीज़ें और हमें जो है जिसमें देखने को रह गई हैं, उसके बाद हम PYQs पे आएंगे। उसके बाद देखिए अप्रॉक्सीमेट 132 के आसपास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जहां पे हम लोगों ने 18 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए आते हैं अपने पॉइंट पे। द टू एडमिनिस्ट्रेशन वाज गवर्न बाय म्यूनिसिपैलिटीज ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड हुज चीफ वाज, देखिए द टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी मैंने 2 बोल दिया। द टाउन एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसको कौन गवर्न कर रहा था मॉडर्न पीरियड में। टाउन एडमिनिस्ट्रेशन जो है म्यूनिसिपालिटी के द्वारा गवर्न किया जा रहा था मॉडर्न पीरियड में, जिसके चीफ कौन थे, नागरक थे। नागरक नाम याद रखिएगा, नागरक या फिर जो है पुरमुख्य या फिर नागरक जो है चीफ रहते हैं मॉडर्न पीरियड में। किसके, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन जिसको म्यूनिसिपालिटी के द्वारा गवर्न किया जा रहा था, उस म्यूनिसिपालिटी के चीफ कौन रहते हैं, नागरक या फिर जो है बच्चों पुरमुख्य। मेगास्थनीज क्या कहते हैं, मेगास्थनीज जो 6 कमिटीज के बारे में मेंशन करते हैं, उन 6 कमिटीज होते हैं, 6 कमिटीज ऑफ 5 मेंबर्स म्यूनिसिपल काउंसिल ऑफ पाटलिपुत्र। जो मेगास्थनीज बताते हैं, मेंशन करते हैं 6 कमिटी के बारे में, 6 कमिटीज ऑफ द 5 मेंबर्स। वहां आपको देखने को मिलेगा इसकी जो 3rd कमिटी होती है मेंटेन करती है द रिकॉर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस नंबर की कमिटी के द्वारा मेंटेन किया जाता था रिकॉर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, तो 3rd कमिटी के द्वारा। चलिए एक बार दिखाती हूँ मैं आप लोगों को क्या मेंशन किया गया है यहाँ पे बुक में। और यहाँ तो हम लोगों ने देखा नागरक कहते थे उसको, या फिर जो है पुरमुख्य कहते थे। देखिए मेगास्थनीज मेंशन 6 committees of 5 members municipal council of Patliputra. 3rd committee maintained the record of registration of birth and death certificate. This job is still carried out by the municipal administration. आज के समय में भी आपको देखने को मिलेगा कि बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट को जो है मेंटेन किया जाता है। देख सकते हैं आप मॉडर्न पीरियड में भी जो है ये सारी चीजों को कैरी किया जा रहा था। Then अर्थशास्त्र allows a divorce to the wife deserted by her husband. आप देख सकते हैं अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, चाणक्य के द्वारा। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। अर्थशास्त्र अलाउज द डाइवोर्स टू अ वाइफ डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड। देख सकते हैं अर्थशास्त्र में भी जो है डाइवोर्स अलाउ था। डाइवोर्स वाज प्रिविलेंट इन द मॉडर्न पीरियड। वाइफ हैड द राइट टू डाइवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ अ लॉन्ग अब्रोड स्टे ऑफ हर हस्बैंड। देख सकते हैं आप वाइफ को जो है डाइवोर्स लेने का अधिकार था उस समय में भी। कब, on the basis of which, on the basis of a long abroad stay of her husband and being physically handicapped। ठीक है, ये कारण थे जिसके आधार पे वाइफ जो है अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे सकती थी। सिमिलरली उसी प्रकार से देखिए सिर्फ वाइफ के लिए ही राइट नहीं था, हस्बैंड के लिए भी राइट था कि हाँ हस्बैंड भी जो है दे सकता था। द हस्बैंड had also the right to leave his wife for being barren or adulteress। देख सकते हैं वाइफ अगर बैरन है या फिर एडल्ट्रेस है तो उस आधार पे जो है हस्बैंड अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे सकते थे। तो पति और पत्नी दोनों के लिए जो है कुछ नियम कानून अर्थशास्त्र में मेंशन किए गए हैं कि किन आधारों पे वो एक दूसरे को तलाक दे सकते थे। द सिस्टम ऑफ टू गवर्न विलेज थ्रू ऑटोनॉमस इलेक्टेड, जस्ट वेट,
द सिस्टम टू गवर्न विलेजेस थ्रू ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत वॉज इवॉल्व बाई चोलास। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है कि जो सिस्टम था ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत का, जिसके माध्यम से विलेजेस को गवर्न किया जाता था, ये किसके द्वारा इवॉल्व किया गया था? यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने रहेगा, चोला, चेरा, पांड्या, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, कुछ भी नाम आपके सामने रख देगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा चोलास के द्वारा जो है इस सिस्टम को इवॉल्व किया गया था। कौन से सिस्टम को? ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत को। दिस कस्टम वॉज द बेस ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग दैट टाइम। विलेज असेंबली वॉज independent to take any decision regarding any matter related to the village in the modern period। अब देख सकते हैं उस समय भी जो है जो गांव की जो सभा थी बच्चों, वो अपना डिसीजन ले सकती थी किसी भी मैटर पे अपने विलेज से रिलेटेड मॉडर्न पीरियड में। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम यहाँ डिस्कस करें, जो कि आप लोगों को नोट करते हुए चलना है या फिर अपने माइंड में बच्चों इसको बैठाते हुए चलना है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा। देखिए यहाँ पे हम इन पॉइंट्स को ये जो हम जिस्ट फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद तुरंत हमारे पास PYQs आ जाएंगे, और जैसे ही हमारा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होगा उसके बाद जो है हम सीधे आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के थियोरेटिकल पार्ट पे, क्योंकि हम लोगों ने कुछ पार्ट कंप्लीट किया है मॉडर्न हिस्ट्री का, उस थियोरेटिकल पार्ट को। उसके वहाँ से जो है फिर जहां से जो हमारा टॉपिक छूटा हुआ है थियरी वाला, वहीं से हम शुरू कर देंगे चीजों को। It is mentioned clearly in Manu Smriti that a widower whose wife is dead could remarry to a widow, but a widow whose husband is dead was not permitted for remarriage। अब देखिए मनुस्मृति की हम बात करते हैं। मनुस्मृति के बारे में आप सभी लोगों को पता है। मनुस्मृति में सीधा सीधा लिखा हुआ है, कोई विडोवर है अगर जो उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वो जो है वो दूसरी शादी कर सकता है। बट कोई विडो है, अगर उसके कोई विडो है जिसके हस्बैंड की मृत्यु हो गई है, उसको जो है रीमैरिज करने के लिए जो परमिशन नहीं था। ठीक है, यहाँ पे मनुस्मृति के बारे में थोड़ा सा लिख दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन एक्चुअली पूछा हुआ कि किस में जो है मेंशन किया गया है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। दैट अ विडोअर हुज वाइफ इज डेड could marry, but a widow whose husband is dead was not permitted to remarriage। ये किस में लिखा गया? मनुस्मृति में। The foreign invaders who did not follow priestly customs or local traditions, Shakas, Kushans, Hun, Pratihar were stated as fallen क्षत्रियाज इन मनुस्मृति। अब देखिए यहाँ पे हम मनुस्मृति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लिखा हुआ ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसमें जो है फॉरेन इन्वेडर्स को, जिन्होंने प्रिस्टली कस्टम्स या फिर लोकल ट्रेडिशंस को नहीं फॉलो किया है, उनके लिए जो है फॉरेन क्षत्रिय लिखा गया है। वो फॉरेन इन्वेडर्स कौन कौन थे? जैसे शाकास, कुषाण, हूण, प्रतिहाराज। तो इनमें से इन लोगों को जो है, ये जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, बाहरी जो आक्रमणकर्ता थे, इनको जो है किसमें फॉरेन क्षत्रियास कहा गया है? मनुस्मृति में कहा गया है। बच्चों ध्यान रखिएगा, मनुस्मृति में। लास्ट मॉडर्न एम्परर वॉज बृहदत्त। आखिरी मॉडर्न एम्परर कौन था बच्चों? बृहदत्त था। बृहदत्त एसेसिनेटेड बाय हिज कमांडर पुष्यमित्र शुंग। और जब बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाती है, उसके बाद जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है शुंग डायनेस्टी की नींव रखी जाती है। देख सकते हैं आप, लास्ट मॉडर्न एम्परर कौन था? बृहदत्त था। बृहदत्त के द्वारा जो है बृहदत्त की जो है हत्या उसी के कमांडर पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 BC में कर दी जाती है। इस 184 BC को याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कब जो है बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है, जो कि लास्ट मॉडर्न एम्परर रहता है। तो 184 BC में जो है बृहदत्त की हत्या कर दी जाती है। पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की जो है नींव रखी। पुष्यमित्र शुंग वॉज अ फेनेटिक ब्राह्मण। ही कंप्लीटेड 2 अश्वमेध यज्ञ। देख सकते हैं पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाया गया था। दीज 2 इवेंट्स वर ऑर्गेनाइज इन द सुपरविजन ऑफ पतंजलि हु रोट महाभाष्य। अभी हम लोगों ने मेगास्थनीज के इंडिका के बारे में पढ़ा, देन हम लोगों ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा। अब हम क्या देख रहे हैं? पतंजलि के महाभाष्य के बारे में। पतंजलि के महाभाष्य में लिखा हुआ है These 2 events, देखिए सॉरी, ये जो आप कह सकते हैं जो 2 अश्वमेध यज्ञ शुंग डायनेस्टी के फाउंडर पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाए गए थे, कंप्लीट करवाए गए थे, वो किसके सुपरविजन में हुए थे? वो
पतंजलि के सुपरविजन में हुए थे। पतंजलि इन्होंने जो है महाभारत से लिखा है। मैच द फॉलोइंग करके दे देगा इस मौर्यन एम्पायर से कि महाभारत किसके द्वारा लिखा गया, इंडिका किसके द्वारा लिखा गया, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है। अब देखिए लास्ट जो सुंग डायनेस्टी होता है, लास्ट सुंग रूलर जो होता है बच्चों, सुंग डायनेस्टी का जो रूलर होता है देवभूति, इसकी हत्या जो है इसके अमात्य वासुदेव के द्वारा कर दी जाती है। जिस प्रकार से लास्ट मॉडर्न एम्परर बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है और उसी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की जाती है, उसी प्रकार से लास्ट शुंग डायनेस्टी का जो रूलर रहता है देवभूति, उसकी हत्या भी जो है उसके अमात्य के द्वारा वासुदेव के द्वारा कर दी जाती है। और अकॉर्डिंग टू द वायु पुराण, द लास्ट रूलर ऑफ कर्ण डायनेस्टी सुशर्मा वॉज डिपोज बाई हिज अंध्रियन सर्वेंट सिमुक्त। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है, जस्ट वेट, इस चीज को यहाँ तक तो देखिए हमारा वासुदेव तक हो गया। उसके बाद जो वायु पुराण की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वायु पुराण के अकॉर्डिंग जो रूलर रहता है कर्म डायनेस्टी का सुशर्मा, ही वॉज डिपोज बाई हुम, सुशर्म वॉज डिपोज बाई हिज आंध्रियन सर्वेंट सिमुक। सिमुक के द्वारा जो है सुशर्मा को डिपोज कर दिया जाता है। चलिए जो भी थ्योरेटिकल आप कह सकते जिस था, मीन्स थोड़ा सा थियोरी भी आप कह सकते हैं, हम लोगों ने देख लिया। अब हम आते हैं अपने PY क्यूज पे बच्चों। क्वेश्चन 17 और 18 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ है। द रिमेन्स ऑफ विच एंशिएंट सिटी हैज बीन फाउंड एट कुम्हार साइट। यहाँ ये हम लोगों ने क्वेश्चन लास्ट वाले सेशन में किया था, पाटलिपुत्र इसका सही जवाब था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 जो है बुलंदी बाग वॉज एंशिएंट साइट ऑफ, बुलंदी बाग के बारे में पूछ रहा है। तो बुलंदी बाग बच्चों देखिए यहाँ पे जो हम एक बार क्वेश्चन नंबर 17 के एक्सप्लेनेशन को मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, क्योंकि कुम्हार साइट और बुलंदी बाग के बारे में इसके आंसर में लिखा हुआ है। देखिए आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ मॉडर्न पीरियड हैव बीन डिस्कवर्ड इन बुलंदी बाग एंड कुम्हार नियर पटना एंशिएंट पाटलिपुत्र। तो ध्यान रखिएगा बुलंदी बाग एंड कुम्हार नियर पटना एंशिएंट पाटलिपुत्र। इट इज नोन दैट द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त जो है वुड से बना हुआ था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। पाटलिपुत्र ध्यान रखिएगा, बुलंदी बाग वॉज एंशिएंट साइट ऑफ कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, वैशाली और वाराणसी। तो पाटलिपुत्र बच्चों हमारा सही आंसर है बी वाला। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बच्चों। हु अमंग्स द फॉलोइंग मॉडर्न रूलर्स डिड कंकर द डेक्कन। देखिए क्या कह रहा, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और कुणाल के द्वारा इनमें से किस मौर्यन रूलर के द्वारा डेक्कन को कंकर किया गया था। तो डेक्कन को कंकर करने वाले कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है ये फाउंडर रहे हैं मॉडर्न डायनेस्टी के, इनके द्वारा डेक्कन को कंकर किया गया था। जैन एंड तमिल सोर्सेस के मुताबिक, तमिल सोर्सेस इंस्क्रिप्शंस फाउंड एट वेरियस साइट्स ऑफ सदर्न इंडिया प्रूव दैट चंद्रगुप्त मौर्य एक्सपेंडेड हिज एम्पायर इनटू डेक्कन ट्रैप। देखिए अब जो इंस्क्रिप्शंस थे साउथ इंडिया में पाए गए अलग अलग जगह पे, उन्हीं से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है डेक्कन को जो है कंकर किया गया था। इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका वर आल्सो फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया बट ही कंकर्ड द कलिंग ओनली। देखिए अब अशोक की अगर हम बात करेंगे तो अशोक का भी आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे साइट्स जो है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, लेकिन अशोक ने जो है केवल कलिंग पे जो है विजय प्राप्त की थी। इन दिस सिचुएशन चंद्रगुप्त शुड बी गिवन द क्रेडिट ऑफ डेक्कन विक्ट्री as victory of Bindusar is doubtful and history never remembered him as a victor। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। एंड जो हम PYQs का हमारा सेशन चल रहा है, आप लोगों को सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इस सेशन को देखने के बाद जो है, जो भी हमारे PYQs के सेशन चल रहे हैं बच्चों, इनको देखने के बाद कहीं से भी कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन 21 क्या लिखा है, हु वॉज द फर्स्ट किंग टू कंकर मलवा
गुजरात एंड महाराष्ट्र। अभी तो हम जो है देखे कि डेक्कन को कंकर करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अब यहाँ पूछ रहा है कि वो कौन पहले राजा हैं जिन्होंने मलवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र को जीता। तो यहाँ भी बच्चों हमारा सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में होती है। अर्ली विक्ट्रीज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य स्ट्रेच्ड हिज बाउंड्रीज फ्रॉम ब्यास टू इंडस रिवर। जो इंस्क्रिप्शन है रुद्र दमन का प्रूव्ड हिज सवर्न Western India, the unified Mauryan Empire extended from Bengal and Assam in the east to modern-day Afghanistan in the west, to Kashmir and Nepal in the north and the Deccan Plateau in the south। तो देख सकते हैं आप कितना वास्ट एम्पायर था चंद्रगुप्त मौर्य का। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या लिखा हुआ है। इंस्क्रिप्शन विच प्रूव्स चंद्रगुप्त स्वे over Western India is Kaling inscription, Girnar rock inscription of Ashoka, then जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन। यहाँ से प्रूव होता है सवर्निटी ऑफ वेस्ट चंद्रगुप्त मौर्य ओवर द वेस्टर्न इंडिया। तो वही क्वेश्चन जो है उसी पे आधारित है क्वेश्चन। एक चीज मैं आप लोगों को बोलना भूल गई, शुरुआत में ही बोलना चाहिए था कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, सपोज ये क्वेश्चन नंबर 21 अभी यहाँ आया था, उसके एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज जो भी क्वेश्चन आने वाले जो कमिंग क्वेश्चन हैं बच्चों, उनके आंसर्स जो है आपको पहले वाले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में ही देखने को मिलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था ये कि द इंस्क्रिप्शन, वो कौन सा इंस्क्रिप्शन जो प्रूफ करता है चंद्रगुप्ता स्वे ओवर द वेस्टर्न इंडिया इज कलिंग रॉक इंस्क्रिप्शन, दूसरा लिखा हुआ है गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, तीसरा लिखा जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन, और चौथा लिखा बच्चों सोपारा रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, रुद्र दमन के इंस्क्रिप्शन से। तो हमारा सही आंसर क्या है बच्चों, आप देखिए ये जो क्वेश्चन है यूपी पीसीएस में 1996 में पूछा था और बीपीएससी में बच्चों 1994 में पूछा था। तो एक चीज आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो यूपी के क्वेश्चन है वही सिर्फ यूपी के क्वेश्चन यूपी के एग्जाम में आएंगे। जितने भी स्टेट के जितने भी स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, सभी स्टेट के एग्जाम जो है किसी भी स्टेट में आ सकते हैं। जैसे यूपी में जो एमपी का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बिहार का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और यूपीएससी का क्वेश्चन पूछता है। उसी प्रकार से किसी स्टेट के क्वेश्चन को जो है यूपीएससी के द्वारा भी अपने एग्जाम में लिया जाता है। इसका सही आंसर है सी, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन डैम बाय मॉडर्न पीरियड गवर्नर पुष्य Gupta was founded from the Junagadh inscription of Rudra Daman, which clearly proves that this western part of India was once the part of Mauryan Empire. Question number 23 देखिए क्या लिखा हुआ है। In which of the following metals the Kardamak Kshatraps issued and very rare coins? तो बच्चों इसका सही आंसर है कॉपर। Kardamak rulers coinage can be categorized into two categories. First, जो सिल्वर कॉइन्स थे विच वर क्वाइट फ्रीक्वेंट ड्यूरिंग द क्षत्रप्स रूलर। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वेरी रेयर कॉइन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो सेकंड वो था 14 कॉइन्स, कदरमक रूलर चस्ताना इशूड बोथ सिल्वर एंड कॉपर कॉइन। क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट द रेयर कॉइन्स, सो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन ए, कॉपर की हम बात करें। कॉपर कॉइन्स वर क्वाइट रेयर ड्यूरिंग द कदरमक रूलर्स रीन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या लिखा हुआ है। द गुजरात was included in the kingdom of चंद्रगुप्त मौर्य was proved by, अभी हम लोगों ने वेस्टर्न पार्ट की बात की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है आप कह सकते हैं उनके रीन में चंद्रगुप्त मौर्य के आप कह सकते हैं उनके रीन में जो है उनके किंगडम में गुजरात भी इंक्लूडेड था। ये जो है कहाँ से प्रूव होता है, तो रुद्र दमन के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से बच्चों इस चीज के बारे में हम लोगों को पता चलता है। रुद्र दमन का जो इंस्क्रिप्शन है वो प्रूव करता है वो सोवर्निटी ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य ओवर द वेस्टर्न इंडिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका सही आंसर बी है। क्वेश्चन 25 देखते हैं।
देख सकते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 सभी के सभी जो है रुद्र दमन, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन से ही जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या लिखा हुआ है। विच इंडियन किंग डिफीटेड सेल्यूकस द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सिंध एंड अफगानिस्तान अपॉइंटेड बाय अलेक्जेंडर। तो क्या लिखा हुआ, विच इंडियन किंग डिफीटेड सेल्यूकस, किस इंडियन किंग के द्वारा सेल्यूकस को हराया जाता है। द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सिंध एंड अफगानिस्तान अपॉइंटेड बाय अलेक्जेंडर। तो ये जो है बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड द इन्वेडर आर्मी ऑफ सेल्यूकस इन 305 BC। सेल्यूकस was the governor of the Eastern Macedonian Empire। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान से देखिएगा। इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ था 305 BC में सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया जाता है। ये सेल्यूकस कौन रहता है, एडमिनिस्ट्रेटर रहता है सिंध का, अफगानिस्तान का, जिसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, अलेक्जेंडर करता है। ये जो गवर्नर रहता है ईस्टर्न मैकेडोनिया एम्पायर का रहता है। 305 BC याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए उसी पे आधारित है। इन विच ईयर चंद्रगुप्त मौर्य had defeated सेल्यूकस, किस ईयर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस को हराया जाता है। 317 BC, 315 BC, 305 BC और 300 BC। तो 305 BC में जो है चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस। सेल्यूकस वॉज द गवर्नर ऑफ द ईस्टर्न मैकेडोनियन एम्पायर। देखिए इस प्रकार से हम लोग PIQ सॉल्व करते हैं कि आप लोगों को सभी चीज़ें याद हो जा रही होंगी। थियोरी पार्ट भी अगर हम थियोरटिकल पार्ट अगर हम नहीं लेके आते हैं, ये जो हमारा जिस्ट और PIQ का सेशन चला यहीं पे सभी चीज़ें आप लोग को याद हो जाती हैं बच्चों। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, मैच द फॉलोइंग करके है। समुद्रगुप्त कंटेम्प्ररी किंग एंड उनके किंगडम के बारे में लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है यहाँ पे धनंजय, देन नीलराज, देन उग्रसेन, देन विष्णु गोपा। इधर किंगडम्स का क्या लिखा है, अवमुक्त, कांची, देन कुशालपुरा, उसके बाद लिखा है पालक। अब देखिए बच्चों समुद्रगुप्त के समय में जो कंटेम्प्रेरी किंग थे धनंजय का जो किंगडम था बच्चों वो क्या था, कुशालपुरा जो है धनंजय का किंगडम था। कुशलपुरा वॉज अ किंगडम ऑफ धनंजय। देन अब नीलराज की बात कर तो नीलराज का जो है किंगडम क्या था, अवमुक्त जो है नीलराज का किंगडम था। वहीं जब हम उग्रसेन की बात करते तो उग्रसेन का किंगडम बच्चों ये पालक था। पालक जो है ये उग्रसेन का किंगडम था। वहीं विष्णु गोपा की बात करते तो कांची जो है विष्णु गोपा का किंगडम था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। 2008 के UPPCS में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। धनंजय, कुशलपुरा, नीलराज, अवमुक्त, देन उग्रसेन, पलक एंड विष्णु गोपा जो है कांची। अब चलिए क्वेश्चन 29 की तरफ हम मूव करते हैं। Who established Rajadharma on triplex basis of the longanimity, liberty and compassion। लॉन्गनिमिटी, लिबर्टी एंड कंपैशन, इन 3 आधारों पे जो है किसने राजधर्म स्थापित किया था। तो यहाँ का सही आंसर होगा अशोक ने जो है राजधर्म आधारित किया था। ऑन द ट्रिप्लेक्स बेसिस अशोका अनाउंस द लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल धम्मा नीति। अशोक के द्वारा धम्मा नीति जो है अनाउंस किया गया था, ठीक, टू बी फॉलोड बाय हिज पीपल्स इजली, ताकि उनके जनता के द्वारा आसानी से इस धम्म नीति को फॉलो किया जा सके। अशोका's धम्मा is based on ethical principles which were not related to any community but declared for welfare of the humanity। longanimity, लिबर्टी एंड कंपैशन विद ट्रिप्लेक्स बेसिस। तो देख सकते हैं आप ये जो है अशोक के द्वारा जो धम्म नीति जो शुरू किया गया था बच्चों, वो किसी कम्युनिटी पे आधारित नहीं थी बल्कि जनता के वेलफेयर, ह्यूमनिटी, मानवता के वेलफेयर के लिए जो है इस धम्म नीति को डिक्लेयर किया गया था अशोक के द्वारा, ताकि उनकी जनता के द्वारा इन सब चीज़ों को इजीली फॉलो किया जा सके। एथिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड था इनका धम्म नीति। चलिए क्वेश्चन 30 की तरफ मूव करते हैं। विच वन टेरिटरी ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ अशोकाज एम्पायर। तो देखिए क्या कह रहा है, अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग, इनमें से जो है कौन सा अशोकन एम्पायर का हिस्सा नहीं था। तो श्रीलंका जो है अशोकन एम्पायर का हिस्सा नहीं था। श्रीलंका वॉज नॉट पार्ट ऑफ द अशोकाज टेरिटरी। द सेकेंड इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका क्लैरिफाइज दैट, जो सेकेंड इंस्क्रिप्शन है अशोका की, वहाँ पे सीधे सीधे आपको देखने को मिलता है चोला, पांड्या, सत्यपुत्र, केरल पुत्र एंड ताम्रपर्णी
जो श्रीलंका को ध्यान रखेगा, श्रीलंका को ताम्रपर्णी कहा जाता है। इस नाम के इस नाम पे भी जो है आधारित आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ताम्रपर्णी किसको कहा जाता था? श्रीलंका को कहा जाता था। तो चोला, पांड्या, सत्यपुत्र, केरल पुत्र और श्रीलंका यानी कि ताम्रपर्णी जो है ये अशोक मॉडर्न पीरियड का जो मॉडर्न एम्पायर का हिस्सा नहीं थे। दैट इज वाई दे वर कॉल्ड एज एज स्टेट्स। यही कारण है कि चोला, पांड्या, सत्यपुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी को जो है एज स्टेट्स कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन 31 की तरफ मूव करते हैं। अशोका वन द अवंती महाजनपद जनपद एंड मर्ज्ड इनटू द मॉडर्न एम्पायर ड्यूरिंग बिंदुसार रूल। तो देखिए क्या कह रहा है, अशोका ने जो है अवंती महाजनपद को जीता था एंड मर्ज्ड इनटू द इन द मॉडर्न एम्पायर ड्यूरिंग बिंदुसार रूल। व्हाट टेक्स्ट डज इट रिफर टू? तो समंत पसदिका ऑफ बुद्ध घोष। अशोका वन द अवंती महाजनपद and merged it in the modern empire during Bindusar rule. This is mentioned in the Samantapadika written by बुद्ध घोष। तो देखिए क्या कह रहा है कि ये कहाँ मेंशन किया गया था कि अशोक के द्वारा अवंती महाजनपद को जो है जीता गया था, उसके बाद मॉडर्न एम्पायर में इसको मर्ज किया गया था बिंदुसार के समय में। ये किसके कहाँ पे मेंशन किया गया है बच्चों? समंत पसदिका में, जिसको बुद्ध घोष के द्वारा लिखा गया है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। देख सकते हैं आप एमपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा होगा बच्चों, तो देखिए ध्यान से हर क्वेश्चन को देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। एक और दो क्वेश्चन आज हम करेंगे, उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका मेंशंस हैज बीन मेड ऑफ साउथ इंडियन किंगडम। देखिए क्या कह रहा है, अशोक के किस इंस्क्रिप्शन में जो साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में लिखा हुआ है। तो 14 मेजर रॉक एडिक्ट की अगर हम बात करते हैं, उन रॉक एडिक्ट में जो है जो मेजर रॉक एडिक्ट सेकेंड है, वहां पे पांड्या, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी ऑफ साउथ इंडिया, इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बी ऑप्शन हमारा सही है बच्चों। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। देयर आर 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका। मेजर रॉक एडिक्ट सेकंड डिस्क्राइब्स द प्रेजेंस ऑफ पांड्यास, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी किंगडम ऑफ साउथ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ मूव करते हैं हम। क्या लिखा? इंडियाज फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन्स वर बिल्ट बाय। तो देखिए क्या लिखा, इंडिया का पहला हॉस्पिटल और हर्बल गार्डन किसके द्वारा बनाया गया था? अशोक के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, लॉर्ड महावीरा के द्वारा या फिर धनवंतरी के द्वारा। अब कहीं आप जो है धनवंतरी हर्बल गार्डन देख करके कहीं आप धनवंतरी को मत जोड़ लीजिएगा। ये जो है अशोका के द्वारा बनवाया गया था बच्चों। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। अशोका बिल्ट द फर्स्ट हॉस्पिटल एंड द हर्बल गार्डन इन इंडिया। इन्होंने अशोक के द्वारा हॉस्पिटल्स बनवाए गए, पब्लिक गार्डन्स बनवाए गए एंड गार्डन्स फॉर द ग्रोइंग ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स। ही आल्सो ऑर्गेनाइज्ड डिगिंग ऑफ वेल्स एंड प्लांटिंग ऑफ अ ट्री फॉर शेड्स एंड क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री for the care of the aborigines and subject races of India। आज के सेशन को हम यहीं पे रोकेंगे बच्चों। रिमेनिंग क्वेश्चंस को जो है कल के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। एक बार जो थोड़ी सी चीज़ों को हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था देख लेते हैं। क्वेश्चन अभी आने वाला है, भाग और बलि क्या है? भाग और बलि बच्चों सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू था एंशिएंट इंडिया में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मॉडर्न सोसाइटी को मेगास्थनीज के द्वारा कितने भागों में डिवाइड किया गया था? 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। 7 कैटेगरीज में वो कौन कौन से थे? 7 कैटेगरीज में कौन कौन से थे? फिलोसफर्स, फार्मर्स, देन हर्ड्समैन, देन आर्टिशंस, देन मिलिट्री, उसके बाद ओवरसीज एंड एसेसर्स थे। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था एग्रोनोमी के बारे में। मॉडर्न पीरियड में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को एग्रोनोमी कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष को जो है शुल्काध्यक्ष का क्या काम था? ट्रेड एंड सर्विस टैक्स को कलेक्ट करना। देन अकराध्यक्ष की बात हम लोगों ने की थी, हु कंट्रोल माइंस। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि क्राउन लैंड का जो मेंटेनेंस है वो सीताध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा था। जो रेवेन्यू था इस टैक्स के द्वारा कलेक्ट किया जाए तो उसे हम सीता कह रहे थे। देन जो भी रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा था उसका मेंटेनेंस जो है समर्थ के, उसको रेगुलेट जो है समर्थ के द्वारा किया जा रहा था। चलिए काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। आज के सेशन को हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं। एंड आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड जितना हो सके उतना जो है इस लेक्चर को जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम।